नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज लेक्चर थर्ड होगा आपका। थर्ड लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे भारतीय समाज सुधारक और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन, उनके द्वारा स्थापित की गई सोसाइटीज़, प्लस में हमारे कुछ ट्राइबल और हमारे कुछ नागरिक रिवोल्ट होंगे, उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं लेक्चर आपका। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू यंग हस्बैंड मिशन? निम्न में से कौन यंग हस्बैंड मिशन से संबंधित है? तो भाई कौन होगा? लॉर्ड कर्जन है या लॉर्ड डफरिन है या लॉर्ड डलहौजी है या लॉर्ड लिट्टन है। ठीक है, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। क्या है? लॉर्ड कर्जन सेंट यंग हस्बैंड मिशन अ मिलिट्री एक्सपीडिशन, यानी लॉर्ड कर्जन ने एक मिशन कहाँ भेजा था और ये किस टाइप का था? एक तरीके से कह सकते हैं कि सैनिक अभियान था ये। और भेजा कहाँ था? टू तिब्बत। कहाँ भेजा था भाई? तिब्बत भेजा था। भेजा किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, काम क्या था इसका? जो रशियन इन्फिल्ट्रेशन था, यानी रशिया की घुसपैठ थी, उसको क्या करना था? रजिस्ट करना था, उसको रोकना था। तो रशिया की घुसपैठ को रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन को सेंड किया गया, भेजा गया। कब भेजा गया यंग हस्बैंड मिशन को? 1903 में भेजा गया। ठीक है भाई। भारत में जो लॉर्ड कर्जन है, भारत के गवर्नर जनरल भी रहे हैं, वायसराय भी रहे हैं। तो भारत के वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे, ये 1898 से लेकर 1905 तक, ठीक है, 1898 से लेकर 1905 तक का ये जो समय है इनका, ये लॉर्ड कर्जन का भारत में गवर्नर जनरल के रूप में रहता है। और लॉर्ड कर्जन ही थे जिन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी, जिन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने की घोषणा करी थी। तो वो कौन था भारत में? लॉर्ड कर्जन। ठीक है भाई। तो पूछा क्या था? यंग हस्बैंड मिशन किसने भेजा था? तो आंसर क्या आएगा आपका? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है आपका, वेयर वाज द सन्यासी रिवोल्ट वन ऑफ द मेजर सिविल रिबेलियन दैट टुक प्लेस बिफोर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो 1857 की क्रांति से पहले कुछ प्रमुख नागरिक विद्रोह हुए हैं आपके। ठीक है, उन नागरिक विद्रोह में एक विद्रोह था आपका सन्यासी विद्रोह। क्या था भाई आपका? सन्यासी विद्रोह। 3 सिविल रिवोल्ट्स में एक रिवोल्ट सन्यासी विद्रोह है। तो ये जो सन्यासी रिवोल्ट है भारत के किस हिस्से में चल रहा था? तो इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, अवध। तो कहाँ पर चल रहा था? तो हम अगली स्लाइड देखते हैं। तो सन्यासी रिवोल्ट जो है आपका, ये 1770 से लेकर 1820 तक चलता है। ठीक है, और इसका मेन काम क्या था? ये एक्चुअल में चला क्यों था विद्रोह? तो जो तीर्थ यात्रा थी, तीर्थ यात्रा पर अंग्रेजों द्वारा ना प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसी के अगेंस्ट में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो वहाँ के सन्यासी लोग थे या साधु संत थे, उन्होंने ये विद्रोह चलाया था। ठीक है भाई। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, उनका एक उपन्यास है आनंद मठ। क्या उपन्यास है? आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह के बारे में लिखा गया है। और इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने समान भागीदारी करी थी, इस कारण से इसे फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, इस आंदोलन के अगर मुख्य नेताओं की बात करें तो मजरूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके लीडर हैं। इसके बाद ये जो आंदोलन था, ये कहाँ पे चला था? बंगाल में चला था। ठीक है, ये कहाँ चला था? बंगाल में चला था। तो इसका आंसर क्या है भाई आपका? वेस्ट बंगाल। कहाँ चल रहा था ये? वेस्ट बंगाल में चल रहा था। आगे देख लेते हैं। बंगाल में सन्यासी विद्रोह के अलावा मिदानपुर विद्रोह, जो कि बंगाल में ही था। बंगाल में बहुत सारे विद्रोह चले थे, अकेला सन्यासी विद्रोह ही नहीं चल रहा था। सन्यासी विद्रोह जो था, सन्यासी रिवोल्ट के अलावा भी बहुत सारे रिवोल्ट बंगाल में उस समय एक्टिव थे। ठीक है, तो कौन कौन से एक्टिव थे भाई, वो देखते हैं हम, वो देखना पड़ेगा हमें यहाँ। एक तो सन्यासी था, दूसरा मिदानपुर था, तीसरा फराइजी था, चौथा नायक था, पांचवा नारकालबेलिया
और इसके अलावा बंगाल के साथ ही बिहार में रिवोल्ट चल रहे थे, पलामू, वहाबी और संथाल। तो इन सभी रिवोल्ट को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले मैदानपुर विद्रोह कब स्टार्ट होता है? 1766 से 1774 के बीच में होता है। 1772 में जो लैंड रिफॉर्म लेके आते हैं ब्रिटिशर्स, तो इस भू राजस्व से जो टैक्स बढ़ जाता है किसानों के ऊपर, तो किसान इससे परेशान होके रिवोल्ट कर देते हैं। तो ये रिवोल्ट जो है रैयत और अंग्रेजों के बीच में होता है। रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है भाई। तो मैदानपुर विद्रोह किसानों ने किया था। इसके बाद होता है फराइजी। फराइजी जो विद्रोह है, ये इसमें जो इस्लाम धर्म है, इसमें सुधार करना था, रिफॉर्म्स करना था। तो इस्लाम धर्म में सुधार करने के लिए फराइजी विद्रोह चलाया गया। फिर आपका नायक विद्रोह। नायक क्यों चला भाई? तो ये बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इसको चलाया गया था। और वहाँ के जो किसान थे, ठीक है, किसान जिनको क्या बोलते हैं, नायक भी बोल देते हैं। तो वहाँ बंगाल में जो किसान के जो एग्रीकल्चर लैंड था, उसके ऊपर अंग्रेजों ने बहुत सारा टैक्स बढ़ा दिया था। तो इसी टैक्स की जो दर थी, उनको कम करने के लिए वहाँ के किसानों ने इस रिवोल्ट को लीड किया। इसके बाद है नारकालवेलिया। नारकालवेलिया रिवोल्ट जो है 1831 में चलाया जाता है बंगाल के 24 परगना में। इसके जो नेता थे वो टीटू मीर थे। और टीटू मीर जो थे वहाँ के जो भूस्वामी थे, जो भूमि के मालिक थे, उनके खिलाफ चलाया गया था मुस्लिम किसानों के द्वारा। इसके बाद में पलामू विद्रोह, इसको चेर या चेरा विद्रोह भी कहा जाता है। ये विद्रोह जो है जमींदार और जागीरदारों के द्वारा चलाया गया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी विद्रोह हैं वह हर बार रिवोल्ट जो होता है वो किसानों के, ये जो कमजोर जातियां होती हैं उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। पर ये वाला जो पलामू रिवोल्ट है, ये किसके द्वारा चलाया गया था? जमींदार और जागीरदारों के खिलाफ, ठीक है। इसके बाद आता है वहाबी विद्रोह। वहाबी रिवोल्ट जो है 1830 में चलाया जाता है। और इसका मुख्य काम क्या था? इस्लाम धर्म में सुधार करना, ठीक है भाई। और उसके नेता कौन थे? तीतू मीर और दुदू मियाँ। इसके बाद संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट जो है राजमहल पहाड़ी है आपका बिहार के अंदर, वहां पे चलाया जाता है संथाल ट्राइब के द्वारा। और 1855 से 1856 के बीच का ये समय होता है। और इसके लीडर थे सिद्धू कानून। तो ट्राइबल रिवोल्ट जितने भी हो रहे थे, ये अंग्रेजों के द्वारा जब ट्राइबल एरिया में एंटर करने के बाद में वहां पर जो ट्राइबल जो लैंड था वो बाहरी लोगों को वो लीज पे देने लग गए थे, जिस कारण से जो ट्राइब्स थी वो इससे गुस्सा हो गई थी। और ट्राइब्स ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट से स्टार्ट कर दिए। उन्हें रिवोल्ट्स में एक रिवोल्ट आपका संथाल रिवोल्ट है। नेक्स्ट है आपका करेक्ट मैच करने हैं आपको। इधर आपके दिए हुए हैं रिवोल्ट्स और इधर दिए हुए हैं आपके सन, ठीक है। तो यहाँ पर मैच करने से पहले हम देखेंगे पहले अलग अलग रिवोल्ट। जैसे चुआर रिवोल्ट है, तो चुआर रिवोल्ट कब होता है? 1776 में होता है स्टार्ट, ठीक है। 1776 में होता है। तो इसका मेन कारण क्या था और किसने करा ये? तो जमींदारों, सरदारों और पाइकों और किसानों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शोषण से मुक्ति पाने के लिए इस विद्रोह को स्टार्ट किया था, चुआर विद्रोह को स्टार्ट किया था। और इसके नेता कौन थे? दुर्जन सिंह और माधव सिंह। तो चुआर रिवोल्ट का टाइम क्या है? 1776। तो यहाँ देखो चुआर एक पे है, तो 17 कहाँ है? यहाँ पर है। तो एक का सी होना चाहिए। तो एक का सी कहाँ है भाई? एक का सी आपका सिर्फ ए के अंदर है। तो आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन ए। बाकी और रिवोल्ट देख लेते हैं, कोल, संथाल, कुकी। तो कोल रिवोल्ट की बात करें आपकी, तो कोल रिवोल्ट आपका झारखंड वाले इलाके में चलता है। कोलिया एक जनजाति है, ट्राइब है। तो ये झारखंड के छोटा नागपुर वाले इलाके में रहते हैं। और यहाँ अंग्रेजी सरकार सिर्फ वही काम कर रही थी, जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर एंटर कर रही थी और वहाँ की जमीनें दूसरों को दे रही थी, जिससे ट्राइब गुस्सा हो रहे थे, ठीक है, जिस कारण से ये रिवोल्ट्स हो रहे थे साथ के साथ। इसके बाद में संथाल होता है। संथाल भी इसी तरीके से ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है संथालों का। संथाल जनजाति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार और सामंतवादियों की क्रूर नीतियों के खिलाफ वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया गया एक विद्रोह था, ठीक है भाई। नेक्स्ट होता है कुकी। कुकी एक जनजाति है जो कि आपकी मणिपुर में पाई जाती है। और जब मणिपुर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, तो इसका मेन कारण यही था कि जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, ठीक है, और 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो इस वर्ल्ड वॉर के समय जो कुकी जनजाति थी, ये एक तरीके से लड़ाकू जनजाति थी। तो अंग्रेजों ने इनका फायदा उठाने के लिए इनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया, जिस कारण से कुकी जनजाति जो कि भारत के बाहर
यानी समुद्र पार नहीं करना चाहती थी, उनको समुद्र पार करना पड़ा, और जिस कारण से उनको लगा कि उनका कल्चर, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। उस रिवोल्ट को हम कुकी रिवोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन ब्रिटिश राज। यानी ब्रिटिश राज के दौरान जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म चल रहे थे, उसका मेन कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है धार्मिक रीति रिवाज को छोड़ते हुए पश्चिम सभ्यता को अपनाना, या अपने धर्म की रक्षा करना, या अपने सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास व सामाजिक कुरीतियों से खुद को आज़ाद करना, या समाज में वन व्यवस्था के आधार को बनाए रखना। तो उद्देश्य क्या था भाई इसका? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक रीति रिवाज को छोड़ना। तो धार्मिक रीति रिवाज को छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं होता है भाई। अगर हम धार्मिक रीति रिवाज को छोड़ देंगे तो अपनी सभ्यता को कैसे बचा पाएंगे? तो यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, अपने अपने धर्म की रक्षा करना, तो भाई ये तो है नहीं, सर्वधर्म सबकी बात करता है भारत। और तीसरा है आपका कि भारतीय सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों से खुद को आज़ाद करना चाहते थे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आंसर क्या है आपका? सी आंसर है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो 19वीं सदी के दौरान पूरे देश में धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़िवादिता प्रचलित थी, और साथ ही इसमें जो कन्याएं थी, जो गर्ल्स थी, उनकी हत्या कर दिया जाती थी गर्भ के अंदर ही। बाल विवाह होते थे, बहुविवाह होते थे, सती प्रथा बहुत सारी थी यहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पर कुरीतियाँ थी। तो विभिन्न नेता थे, और जो एजुकेटेड थे, भारतीय शिक्षित थे, उन्होंने इन सभी कुरीतियों से बचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। इन्हीं जो रिफॉर्मर्स थे, उन्हीं रिफॉर्मर्स में राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरिजियो, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि सोशल रिफॉर्मर्स ने बहुत सारे काम किए, और बहुत सारी चीज़ों को, बुराइयों को भारतीय समाज से दूर किया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सामाजिक सुधार आंदोलन के योगदान में राजा राम मोहन राय द्वारा किस संस्था का गठन किया गया? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज का गठन किया गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। राजा राम मोहन राय का बहुत अच्छे रिफॉर्मर्स रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने देश में सती प्रथा, बाल विवाह, और इसके अलावा जो स्लेवरी सिस्टम था, दास प्रथा, इसको भी खत्म करवाया। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को होता है। कहाँ पर? बंगाल में, बंगाल के राधानगर में होता है। और एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, फिर भी यह भारत में एक रिफॉर्मर्स के रूप में उभरे। राम मोहन राय एक बार जब दिल्ली के जो सम्राट होते हैं, मुगल बादशाह अकबर सेकंड, उनकी पेंशन के लिए कहाँ जाते हैं? वो इंग्लैंड जाते हैं। तो जब वो पेंशन का काम वहाँ का सोल्व करा देते हैं, तो अकबर सेकंड उनसे खुश हो जाते हैं, और खुश होने के बाद उनको राजा की उपाधि देते हैं। ठीक है भाई। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने दी। इसके बाद में राजा राम मोहन राय का मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाएगा, महिलाओं का या हिंदू समाज की प्रगति नहीं हो सकती है। और इसी कारण से राम मोहन राय ने बहुत सारे काम किए, और उन्हीं कामों में एक काम है उनका ब्रह्म समाज, एक सोसाइटी थी जिसकी स्थापना राम मोहन राय ने करी। 1828 में ब्रह्म सभा जो है बनाई जाती है, आगे जाके ब्रह्म समाज में चेंज हो जाता है। इसमें जो पुरोहित थे, अनुष्ठान थे, जो बलि थी, इनके खिलाफ इसको गलत बताया गया था। इसके अलावा प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों की को पढ़ना और उस पर ध्यान केंद्रित करना, इसके बारे में फोकस किया गया था। और ब्रह्म सभा जो होती है, सभी धर्मों की एकता को जोड़ दिया करती थी। इसके बाद राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी। राम मोहन राय की डेथ के बाद में ब्रह्म समाज के को टेक ओवर कर लेते हैं आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर उसको टेक ओवर करते हैं, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। उसका नाम हो जाता है आदि ब्रह्म समाज। क्या हो जाता है? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में होती है, एक तरीके से, जब ब्रह्म सभा जो है, ब्रह्म समाज दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आता है, वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हिस्सा जो आपका केशव चंद्र सेन के हाथों में आता है, ठीक है, वो भारतीय ब्रह्म समाज के हाथों से, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं प्रार्थना समाज। नेक्स्ट इसके अंदर ये भी एक रिफॉर्मर सोसाइटी थी, प्रार्थना समाज। तो ये क्या था? तो 1876 में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा इस प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? बॉम्बे में। ठीक है, कहाँ पे की गई भाई? बॉम्बे में की गई। ठीक है, इस समाज के दो महान सदस्य थे, CR भंडारकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद
रानाडे। इसका उद्देश्य क्या था भाई? अंतर्राज्यीय भोजन, अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिला और दलित वर्गों की स्थिति में सुधार करना। इसके अलावा प्रार्थना समाज ने 4 सूत्री एजेंडा भी चलाया था, जैसे जाति व्यवस्था को खत्म करना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट करना और महिला और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र को बढ़ावा देना। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज जो है इसकी स्थापना एकेश्वरवादी और भारतीय हिंदू जो धर्म है उसमें सुधार करने के लिए की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में की गई। इसका मेन मोटिव क्या था? जातिवाद का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश राज में महिलाओं की दशा में सुधार किए जाने के लिए चलाए गए सुधार आंदोलन में से इनमें से एक कोई नहीं था। कौन नहीं था? तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहे थे, समाज में असमानता को खत्म कर रहे थे, बाल विवाह को कानूनी रूप देना। तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं था, बाल विवाह का तो खत्म करना था, कानूनी रूप कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए ये आपका आंसर है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा महिलाओं से रिलेटेड कुछ बातें। तो 19वीं सदी में महिलाओं की चिंताजनक स्थिति का मुख्य कारण जन्म के समय कन्या शिशुओं की हत्या, बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह, इसकी अनुमति नहीं थी बिल्कुल भी। विधवा विवाह का अनुमति नहीं थी। बाल विवाह, बहुविवाह बहुत होते थे, बाल विवाह बहुत होते थे और लड़कियों को जो गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो इसके खिलाफ अनेकों समाज सुधार कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें सती प्रथा को खत्म किया गया। राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के, उनके साथ मिलकर सती प्रथा पर कानून पास करवाकर रोक लगवा दी गई। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह, जिसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 लेके आए, जिससे जो विधवा पुनर्विवाह है इसको अनुमति मिल गई। इसके बाद में बाल विवाह पर रोक लगाई गई। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां थी उनके विवाह को वर्जित कर दिया गया। इसके बाद में 1930 में शारदा एक्ट आता है, ये बाल विवाह से रिलेटेड है। इसमें लड़कों की उम्र 18 साल, लड़कियों की उम्र 14 साल कर दी गई। इसके बाद में 1978 में 1978 में एक एक्ट आता है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। इसमें लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल, जो कि आज भी एज इट इज ऐसे ही चला हुआ है। तो भारत में आज जो 21 और 18 साल उम्र है 1978 में फिक्स की गई थी। इसके अलावा सावित्री बाई फुले, इन्होंने भी महिलाओं की शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है। सावित्री बाई फुले को भारत की पहली महिला टीचर के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट वुमेन टीचर रही है इंडिया में। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए और समाज में सुधार के लिए भारतीय समाज सुधारक और शिक्षाविद भी रही हैं, बहुत बड़ी कवित्री भी रही हैं। और ज्योतिबा फुले जो थे वो सावित्रीबाई फुले उनकी धर्मपत्नी थी। और सावित्रीबाई फुले ने बहुत से काम किए, जिस कारण से उनको महिला टीचर की उपाधि भी दी जाती है। और इन्होंने सबसे पहला स्कूल खोलकर बालिकाओं को, महिलाओं को पढ़ाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है भारतीय समाज सुधारक तथा उनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इन चीज़ों में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारी इस वीडियो में इस चीज़ को बड़ा फोकस से समझाया गया है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आप बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। तो इसमें भारतीय समाज सुधारकों और उनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं, जैसे राजा राम मोहन राय ने कौन सी संस्था बनाई? ब्रह्म समाज बनाई, जो पहले ब्रह्म सभा थी, बाद में ब्रह्म समाज बन गई। तो इसके बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या बनाया भाई? आदि ब्रह्म समाज बनाया इन्होंने। और तत्व बोधिनी सभा की स्थापना भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट राधा कांत देवी, इन्होंने क्या करा? धर्म सभा बनाई। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी? आर्य समाज की स्थापना करी। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी। इसके बाद में हेनरी विवियन डेरिजियो, इन्होंने किस चीज़ की स्थापना करी? हेनरी विवियन डेरिजियो ने तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना करी। इसके बाद
केशव चंद्र सेन ने क्या करी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। मैडम एच पी ब्लावत्स्की और कर्नल अलकोट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो मद्रास में है, और मद्रास में एक जगह है आपकी अडियार। क्या ना है? अडियार में है मेन हेडक्वार्टर। आत्मारंग पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी, और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। ठीक है। इसके बाद में दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना करी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना करी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला, जो तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। तो देखिए ये वीडियो थी आपकी। इसके अंदर हमने जो ट्राइबल रिवॉर्ड्स है या सोशल रिफॉर्मर्स हैं या उनसे रिलेटेड जो भी जो संस्थाएं हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो जो स्टैब्लिश करी है उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये लेक्चर थर्ड था हमारा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर थर्ड था। तो अगर आपको लेक्चर कैसा लगा या आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं और लिख के बताएं। ऐसा कोई आप साइन ना भेजें, ऐसे करके साइन, या फिर आप इस तरीके से साइन कर देते हैं, ऐसे साइन ना करें प्लीज़। तो लिख के मुझे बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, और लेक्चर में कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी आप बताइए, या इसके अलावा किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।